समाज के तकलीफों को, दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है। अब उनको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए कि जिनके पास वोट नहीं है राष्ट्रीय पार्टी बना ली। जो हजारों वर्ष से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वोट के अधिकार पर वो भिखारी बन गए। क्या है जजेस? जजेस कोई खुदा है? आज ये बात आप लोगों को हिस्टोरिकल आधार पर बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, पेशवा ब्राह्मण, उनको 500 शूरवीर नाग लोगों ने हराया और उस जंग से द्वितीय बाजीराव उस जंग से भाग गया। फिर मई जून तक वो भागता ही रहा, कुत्ते की तरह भागता रहा। फिर आखिर में उसने माफीनामा लिख कर दिया और माफीनामा में लिखा, माए बाप, अंग्रेजों को लिखा, माए बाप, मेरी नैया डूब रही है और मैं आपका हाथ न पकड़ूं तो किसका हाथ पकड़ूं? इसलिए मुझे सारी शर्त मंजूर है और मैं मरते दम तक अंग्रेजों का वफादार रहूंगा। और बाद में ट्रीटी हुआ, करार हुआ, समझौता हुआ और 9 शर्तों में पहली शर्त थी कि मैं आप जहां भेजेंगे वहां रहूंगा। तो उस बाजीराव पेशवा को आपके कानपुर के विठुर में भेजा गया और वो यहाँ पर पेशवा ब्राह्मण रहा था। मगर जो नागपुर के आरएसएस के ब्राह्मण हैं, वे उन्हीं ब्राह्मणों की औलाद है। जो नागपुर के ब्राह्मण हैं, ये उन्हीं चित्पावन ब्राह्मणों की औलाद है और उन्हें आज भी पेशवा ब्राह्मणों पर फक्र और गर्व है। मगर हमें भी हमारे पुरखों है कि हमारे 500 लोगों ने उन 25,000 पेशवा ब्राह्मणों की फौज को बोटी बोटी करके मारा था। साथियों, ये जो ईवीएम आया है, ये हमारी समस्याएं हैं। ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस का भी एक बड़ा रोचक इतिहास है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और बंगाल के ब्राह्मण ने मिलकर कांग्रेस बनाई और ज्योतिबा फुले को न्योता दिया कि आप भी आओ। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, ये कांग्रेस नहीं है, ये ब्राह्मण सभा है। कांग्रेस अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है महासभा। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, ये कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण सभा है, क्योंकि इसकी स्थापना ब्राह्मणों ने की। आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की। आज ये जो चल रहा है नाटक नौटंकी की, कांग्रेस बीजेपी को आरोप कर रहा है, कांग्रेस को आरोप कर रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ये ब्राह्मण है महाराष्ट्र के और पेशे से जानवर के डॉक्टर थे। वो आरएसएस के संस्थापक है। वो मूलतः महाराष्ट्र विदर्भ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। तो कांग्रेस के आदमी ने आरएसएस बनाई। ये बात प्रणव मुखर्जी को भागवत ने कुछ साल पहले नागपुर में बुलाकर कहा था और भागवत ने भी मान्य किया था कि हेडगेवार कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो कांग्रेस ने ईवीएम लाया क्योंकि अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की आबादी लोकतंत्र में 3.5% है। अब 3.5% वाले ब्राह्मण लोगों को आज भी चुनौती है कि वो ब्राह्मण के नाम से चुनाव के लिए खड़े हो जाए तो कौन वोट देगा? ब्राह्मण के नाम पर।
तो ब्राह्मण दांवपेच के आधार पर हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं और हिंदू की आड़ में अपना पहचान छुपाते हैं। साथियों, ये जो ईवीएम लाया कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने उस समय वाजपेयी ने समर्थन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया और ईवीएम को पार्लियामेंट में पारित किया। तो अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, ये मूलभूत सिद्धांत है भारत की प्रजातंत्र का। मैं आपको बताता चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और वे अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक दल भी चला रहे थे और उनकी पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उत्तर प्रदेश में उनके पार्टी का सम्मेलन चल रहा था और उस समय नेहरू ने उत्तर प्रदेश के एक आदमी को, अंबेडकर इधर तो हमारी बिना पानी की हजामत करते ही है, जब अपनी कौम की सभा लेंगे तो हमारे खिलाफ बोलेंगे ही। इसीलिए जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पंत गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था। सम्मेलन चल रहा था और गोविंद वल्लभ पंत बिन बुलाए मेहमान थे, मंच पर आकर आखिरी में बैठ गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को उपदेश करते हुए कहा, एक ना एक दिन नेहरू मरने वाले हैं। नेहरू कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुए हैं। नेहरू एक ना एक दिन मरने वाले हैं। एक ना एक दिन मैं भी मरने वाला हूं। मैं भी कोई अमर पट्टा लेके पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैंने संविधान के अंदर प्रावधान किया है, वन मैन वन वोट एंड वन वोट एंड वन वैल्यू। एक आदमी एक मूल्य, एक आदमी एक मत। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को वोट का महत्व समझाते हुए कहा कि एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूं, मगर मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैंने संविधान में मेरे लोगों को वोट का अधिकार दिया है। जिस दिन पिछड़े जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग साझा मंच बनाकर इकट्ठा आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का सीएम छोड़ो, देश का पीएम आप लोग बनाओगे। आपके पास वोट की संख्या है, आप देश की 90% आबादी हो और मंच के ऊपर बैठे हुए पंडित की तरफ निर्देश करते हुए कहा कि यहाँ मंच पर बैठे हुए पंत गोविंद वल्लभ पंत की स्थिति क्या होगी जब पिछड़े वर्ग के लोग सीएम पीएम बनेंगे, तो पंत गोविंद वल्लभ पंत की औकात क्या होगी। पंत और उसके जाति के लोग हमारे लोगों के जूते के फीती खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का मूल्य समझाया कि जो हजारों वर्ष से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वोट के अधिकार पर वो भिखारी बन गए, उनके पास वोट नहीं है। अल्पसंख्यक लोगों के पास वोट नहीं है। बहुसंख्यक लोगों पर प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अल्पसंख्यक लोगों के पास वोट नहीं है। कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी 3.5% वाले ब्राह्मणों की बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, माकप भाकप 3.5% वाले ब्राह्मणों की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, और बंगाल की ममता बनर्जी जाति से ब्राह्मण है 3.5% चौथी नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। अरे कितनी खतरनाक बात आ गई लोकतंत्र में। जिनके पास वोट नहीं है राष्ट्रीय पार्टी बना ली।
आज भी बैकवर्ड कास्ट की ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी बनाई, बसपा रीजनल पार्टी, सपा रीजनल पार्टी। सपा को बाउंड्री नहीं है कि यूपी के बाहर चुनाव लड़ू, मगर डर है न्यायपालिका आएगी, सीबीआई आएगा। अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया और अब ईवीएम हथियार लाया और ईवीएम हथियार लाकर 2004 और 2009 में ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाकर केंद्र में बैठ गई। ये बात एल.के. आडवाणी जो भाजपा का नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी जो उस समय साउथ इंडिया का ब्राह्मण है, जीवीएल नरसिंह राव जो साउथ इंडिया का ब्राह्मण है, उन लोगों ने इस बात का स्टडी किया कि कांग्रेस को 2 बार कैसे जीत हासिल की। स्टडी किया, एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया, रिसर्च करके किताब लिखा, डेमोक्रेसी एट अ रिस्क, ये किताब लिखी और उसकी प्रस्तावना, उसकी प्रीफेस भूमिका एल.के. आडवाणी ने लिखी और उस किताब में ये दावा किया कि चुनाव आयोग को मैनेज करके ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीता। 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में गए और कोर्ट वाले ने पूछा, जज ने पूछा, सबूत क्या है? सबूत लाओ, हेयरिंग करेंगे। क्यों नहीं लाओ? तो 2000 गया, 2010 गया, 2011, 2012, 2013 तक कोर्ट में सुनवाई चली और जस्टिस सदाशिवम ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना ही नहीं, 100% ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है। इसलिए जज साहब ने कहा ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। मगर ये जो इतना बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के मीडिया ने इसकी सिंगल लाइन की खबर नहीं बताई। मीडिया किसका है? बनिया का। मालिक कौन? बनिया। संपादक कौन? ब्राह्मण। आप जिसको टीवी कहते हो, आप जिसको अखबार कहते हो, हम उसको कहते हैं ये टॉयलेट पेपर है। हमारे क्या काम का? राष्ट्रीय इंटरेस्ट की खबर, इतनी बड़ी खबर आपने हाइड कर दिया, इसको दिखाया नहीं। ये ब्राह्मण बनिया मीडिया ने नहीं दिखाया, इसलिए जनता के बीच में जा खुलेआम बोल रहे हैं। जो वो नहीं बोल रहे, हमको बोलना पड़ रहा है। ये काम मीडिया का है और मीडिया का काम मीडिया नहीं कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत गंदे शब्दों में, बहुत ही उग्र भाषा में कहा, उस समय के नेहरू के समय के अखबारों को कहा, ये धंधा है, ये अखबार नहीं चला रहे, ये धंधा कर रहे। आज क्या कर रहे हैं लोग? नॉन इश्यू को इश्यू। साथियों, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, ये सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया। हम नहीं कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भारत की जनता को मालूम नहीं है और मालूम नहीं किया जा रहा है। जब ये फैसला सुनाया गया, तब उन्होंने साथ में और एक फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से चोरी की जाती है वोटों की, तो दूसरा चुनाव कैसे करे, इसलिए उसके साथ दूसरी मशीन जोड़ो, वीवीपीएटी सिस्टम। वीवीपीएटी सिस्टम का मतलब पर्ची निकलने वाली मशीन।
ईवीएम मशीन वोट की चोरी करने वाली, चोरी पकड़ने वाली दूसरी मशीन जोड़ो जिसका नाम है वीवीपीएटी सिस्टम। ये फैसला दिया। जब आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों की चोरी पकड़ी तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के मुख्यालय पर गए और उनके साथ गुप्त समझौता किया और गुप्त समझौते में यह तय किया हमने चोरी किया, ये आपको पता चला है, जनता को नहीं पता चलना चाहिए, इसके लिए जैसा हमने 2 बार घोटाला किया आप भी 1 बार घोटाला करो। तो बीजेपी आरएसएस के लोग कहने लगे अरे तुमने तो 2 बार घोटाला किया, हमको एक ही बार बोल रहे हो। तो कांग्रेस वालों ने उनको कहा अरे आप तो महान देशभक्त हो, अरे आप तो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो, आप महान देशभक्त होकर घोटाला करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा हम भी 2 बार घोटाला करेंगे। आपने सुना राहुल गांधी मोदी को चोर कहते हैं, महाचोर कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, राफेल घोटाले पर हंगामा करते हैं। कांग्रेस के लोग ईवीएम पर मुंह नहीं खोलते। सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम घोटाला है और दोनों का आपसी समझौता हुआ और उस समझौते के तहत 2014 का बीजेपी ने चुनाव कांग्रेस की मदद से जीता और कांग्रेस की मदद से चुनाव जीतने का वजह थी दोनों का आपसी समझौता। जब कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है इसीलिए 100% वीवीपीएटी लगाओ, 2014 में कितना वीवीपीएटी लगाया? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये बात लोगों को बताने की जरूरत है क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। मगर जो चुनाव लड़ते हैं या जो पार्टी में काम करते हैं वो लोग सवाल नहीं पूछ रहे। 2014 में जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में 0.33 यानी ½ भी वीवीपीएटी नहीं लगाया। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है कि जितना ईवीएम मशीन है उतना वीवीपीएटी लगाओ ताकि इधर तुम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पर्ची है, ये पर्ची है, पुराने जमाने के लोग होंगे तो उनको मालूम है, कोई अनपढ़ भी रहा तो सिंबल देखता था और सिंबल में देखता था। मैंने पिछली बार गधे को वोट डाला था, गधे ने मेरे समर्थन में आवाज नहीं उठाया। इस बार मैं गधे को वोट नहीं डालूंगा, इस बार मैं कुत्ते को वोट डालूंगा और कुत्ता जीतेगा तो शायद मेरे समर्थन में बोलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी पार्टी का नाम लेने की बजाय सिंबॉलिक बता रहा हूं। तो देखता था किधर है गधा, किधर है कुत्ता, किधर है कुत्ता, तो इंक देखता था, इंक की शाही कमी रही तो घसीटता था और फिर उसको जोर से ठप्पा लगाता था, फिर देखता था, संतुष्ट होता था और डालकर घर पर जाता था। मैंने जिसको वोट दिया उसी के अकाउंट में जमा हुआ। आप ईवीएम का बटन दबाते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, अरे किधर गया वोट, इधर गया, किधर गया? खबरें आई, कोई भी बटन दबाओ कमल को ही जाता है। खबरें आ गई, कुछ खबरें लीक हो गई सोशल मीडिया में, कोई भी बटन दबाओ कमल के खाते में। 2014 में जो ईवीएम मशीन लगाई गई उसमें 6.5 लाख ईवीएम मशीन अपडेट मशीन नहीं थी, अपग्रेड मशीन नहीं थी, यानी गड़बड़ वाली मशीन को इस्तेमाल किया और चुनाव होते ही 9.5 लाख ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग ने कबाड़ घोषित किया। 2014 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित कर दिया क्योंकि डाटा था, सबूत थे, एविडेंस थे।
साथियों, 2014 के घोटाला होने के बाद बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए और कोर्ट केस का मामला था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव तब तक करना संभव नहीं है जब तक उसके साथ वीवीपीएटी सिस्टम 100% नहीं जोड़ी जाएगी। इसको केस बनाकर वामन मेश्राम गए और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। चुनाव आयोग को पूछा, वामन मेश्राम कौन सी डिमांड कर रहे, हमने जो फैसला दिया उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार हमको पैसा नहीं दे रहे, वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। तो वामन मेश्राम साहब के मुकदमे पर, केस पर चुनाव आयोग को, बीजेपी सरकार को ऑर्डर इश्यू हुआ, आने वाली 2019 की चुनाव में जितनी ईवीएम मशीन होगी उतनी वीवीपीएटी लगाओ और उसके लिए पैसा सैंक्शन करो। वामन मेश्राम जीत गए, मगर इसकी सिंगल लाइन की खबर एक टॉयलेट अखबार ने, ब्राह्मण बनिया मीडिया ने नहीं दिखाई। क्या काम का? वामन मेश्राम जीत गए। जब चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी के लोग कांग्रेस वाले लोगों के पास गए और उनको कहने लगे कि गांधी जी की हड्डी जो थी वो सिंगल हड्डी थी, वामन मेश्राम की डबल हड्डी है। वामन मेश्राम 2019 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में केस जीत चुका है। अब इसके लिए आप हमारा बचाव करो। फिर समझौते की याद दिलाई और समझौते के तहत विपक्ष के लोगों ने 50% वीवीपीएटी मिलान करने की बात की समझौते के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी की गिनती करो। मगर विपक्ष को आगे किया गया और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वकील और स्पोक्स पर्सन अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने डिमांड किया, 15 लाख ईवीएम मशीन है तो 15 लाख वीवीपीएटी लगाओगे तो कम से कम 50% मिलान कराओ। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 100% मिलान करो। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को बचाव का पक्ष लिया। जज महाशय थे जस्टिस गोगोई, बहुत महान जज है। भारत के जुडिशरी में इतना महान जज कोई पैदा नहीं हुआ, बहुत ही महान जज पैदा हो गए। आरएसएस के उंगली पर नाचने वाले जज जस्टिस गोगोई के ऊपर जो सर न्यायाधीश हैं और बाद में आरएसएस को मदद किया, इसलिए राज्यसभा का सीट मिला। एक महिला ने जस्टिस गोगोई के ऊपर आरोप लगाया कि जस्टिस गोगोई ने मेरा यौन शोषण किया, तुरंत सुर्खी बनी, अंदर की कमरे की बात दुनिया में फैल गई। फिर अब उनकी इंक्वायरी बिठाई गई। दूसरे नंबर के जज थे जस्टिस बोबड़े, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, उनके दादा आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता थे और वकील संघ के अध्यक्ष थे। बोबड़े आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता। जस्टिस बोबड़े ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में गोगोई को शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरे जज जस्टिस पटनायक ने जिस महिला ने आरोप लगाया था उस महिला की इंक्वायरी की, उसको भी क्लीन चिट दिया। पहली गजब की जांच हुई,
जिसने आरोप लगाया उसको भी मुक्त कर दिया, जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको भी मुक्त कर दिया। यानी ईवीएम घोटाला करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने भारत के सर न्यायाधीश का ब्लैकमेल किया और जस्टिस गोगोई ने इसके पहले के जज ने जो फैसला दिया वामन मेश्राम जी के समर्थन में, उसको दरकिनार करके 2% गिनती करने का ऑर्डर दिया। ऐसी न्यायपालिका को कैसी न्यायपालिका माना जा सकता है? 8 अक्टूबर 2013 को जस्टिस सदाशिवम कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ी करती है, इसीलिए वीवीपीएटी लगाओ। और जब दूसरा जज वामन मेश्राम के समर्थन में 15 लाख ईवीएम है तो 15 लाख वीवीपीएटी लगाओ, ऑर्डर दे रहा है। और जस्टिस गोगोई कह रहे केवल 2% की ही मिलान करो। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ब्राह्मण जजेस के द्वारा की गई। क्या है जजेस? जजेस कोई खुदा है? जजेस कोई भगवान है? भारत के जुडिशरी में भारत के लोगों को मालूम नहीं है हाई कोर्ट के सभी जजेस सिंगल कास्ट ब्राह्मण हैं। भारत के हाई कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण हैं और सुप्रीम कोर्ट के 28 जजेस ब्राह्मण हैं। तुम हमारे लोगों के रिजर्वेशन का विरोध करते हो और कॉलेजियम में अपने रिश्तेदार को चुनते हो। रिश्तेदार जज रिटायर्ड होने के पहले रिश्तेदार ब्राह्मण को चुनता है। साथियों, ये न्यायपालिका नहीं है, ये ब्राह्मण पालिका है। क्या है उनके दिमाग? एक जज कह रहा है जिसको संविधान की तौहीन नहीं, जिसको संविधान की इज्जत नहीं, क्या कह रहा है? ये ईवीएम का नतीजा है। एक जज कह रहा है मोरनी बच्चे पैदा करती है क्योंकि वो सेक्स नहीं करती। जज है उसके लिए बिठाया। और कौन से हाईकोर्ट के जज है? जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट के जज है। जिस चेंबर के सामने मनु की खड़ी पुतला खड़ा है, मनु का पुतला खड़ा है, उनका विरोध नहीं करते। और आजकल एक जज ने जजमेंट दिया मनुस्मृति के अनुसार 16-17 साल की उम्र में ही मां बच्चा पैदा करती थी। अरे मनुस्मृति का हवाला देकर कोई जज जजमेंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है? जजेस संविधान को आधार बनाकर फैसले नहीं दे रहे, मनुस्मृति को आधार बनाकर फैसले दे रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए अल्पसंख्यक ब्राह्मण न्यायपालिका का इस्तेमाल ब्राह्मण राज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में ईवीएम घोटाला हुआ, वीवीपीएटी का मिलान करने का जो मामला था उसको रफा दफा किया और नरेंद्र मोदी को चुनवा कर लाया। और नरेंद्र मोदी कितने वोट से जीते? हमारे चांद भाई आपको सबूत के आधार पर बोल रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, ऑल इंडिया में देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के वाराणसी में चुनाव लड़े, उनके जहां पर चुनाव लड़े वहां वोट की संख्या थी 11 लाख, पड़े कितने? 12,87,000। ये कितना बड़ा घोटाला है? इतना बड़ा घोटाला है। 370 सीट पर जितने वोट थे उससे ज्यादा सीट वोट पड़े या उससे कम वोट पड़े, ऐसा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। अभी जो मेयर के चुनाव हुए, जो निषाद सपा पार्टी की कैंडिडेट, 3.5 लाख वोट पड़ने चाहिए, वोटर उतने ही है, 3,64,000 वोटर है, पड़े कितने? 5 लाख। अरे कैसे पड़े? अखिलेश जी ने तो यूपी बंद करना चाहिए था। 17 के 17 मेयर चुनकर आए। सपा बसपा ने यूपी बंद करना चाहिए था। ये घोटाला हुआ है। उससे तो अच्छा वो सोनू किन्नर है जिसने नंगा होकर पुलिस को भी भगाया। जब कलेक्टर कह रहा था कि इनको दबोचो तो नंगा होकर पुलिस को चुनौती दिया, मैं जीत गया हूं, आप मुझे मारना चाहते हो। पुलिस भी डर के मारे भाग गई
और जब उसकी रिकाउंटिंग की गई, सोनू किन्नर जीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि जो नेता ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं रही है, घर में पड़े हुए हैं, समाज के तकलीफों को, दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है, अब उनको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। किन्नर या हिजड़ों को अब नेता बनना चाहिए, क्योंकि वो लड़ रहे हैं। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ के द्वारा हम क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश मैं यहां पर देता हूं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की ओर हम लेकर आ रहे हैं। हम 5 लाख लोग चुनाव आयोग के कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। गुप्तचर विभाग हमारे को बार बार पूछ रहे थे, कितने लोग आए, कौन आए, क्या बोलने वाले। मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में है। आप ये जानकारी यूपी गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को दो कि ये 5 लाख लोग चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर लेकर जाने वाले। कौन सी गुप्त बात है ये तो ओपन बात है। अगर नहीं मानते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम भारत बंद करने वाले, ईवीएम का खिलाफ भारत बंद करने वाले। इसके बावजूद भी ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण अगर नहीं मानते हैं तो 15 लाख वोटर्स को वोट डालने के नाम पर जाना होगा, ईवीएम उठाना होगा और चुनाव जो अधिकारी है उसके सामने आवाज देकर कहना होगा, ये देख भाई वीडियो रिकॉर्ड बना, मैं ही फोड़ रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा मैंने फोड़ा नहीं, ये देख पटक देता हूं। हम ईवीएम मशीन फोड़ने वाले, जो हमारा तकदीर फोड़ रहा है, हमको गुलाम बना रहा है, हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे बच्चों को जॉब नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारा बहुजन समाज का जो ईवीएम मशीन सत्यानाश कर रहा है, हम ईवीएम मशीन फोड़ने वाले। आप में से कितने लोग समर्थन करते हैं ईवीएम मशीन फोड़ने का? हाथ ऊपर करो भाई, ये कैमरा घुमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हाथ ऊपर करने वाले नहीं थे, मैं इसी मन से उनको देशद्रोही घोषित करने वाला था। आप देशभक्त हो, आप देशभक्त हो। हमारा संगठन 31 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4500 तहसील में है। हरियाणा में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, वह पंडितों ने कंप्लेंट की, जय हिंद नवीन ब्राह्मण फरसा दिखाकर विरोध किया। तब हमने उनको कहा, हम लोकतंत्र में रहकर लड़ते हैं, अब तुम फरसा दिखा रहे हो। हमारे पुरखों ने 1818 में तुम्हारा फरसा बिरसा सब हवा में उड़ा दिया था। हम नहीं चाहते दोबारा दूसरा भीमा कोरेगा हो, क्योंकि हमारा यकीन संविधान पर है, हमारा यकीन दूसरे युद्ध पर नहीं है। हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर तुम्हारा विरोध करेंगे। तुमको अगर हमारी बात बुरी लगती, तुम भी हमारा विरोध करो। क्यों? हमारे बाप ने हमको भी अधिकार दिया, बाबा साहब ने पंडितों को भी अधिकार दिया। अगर उनको हमारी बात का बुरा लगता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारी बातों का खंडन करे। कहा कौन सी बुरी बात है? नहीं माने विरोध किया। हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस लिया, कार्यक्रम किया और वहीं पर डिक्लेयर किया, ये हमारे कार्यक्रम पर पाबंदी नहीं है, ये भारत के संविधान ने दिए हुए आजादी आर्टिकल 19 पर पाबंदी है। आर्टिकल 19 पर पाबंदी यानी भारत के संविधान पर पाबंदी। भारत के संविधान ने संगठन बनाने का, संगठन का संचालन करने का, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम करने का अधिकार संविधान ने दिया। आप इसको ही डिनाय करते हो तो फिर हम हमारा मोर्चा दिल्ली की तरफ नहीं, नागपुर की तरफ लेके आएंगे, ऐसा ऐलान किया। फिर यह वामसेव का अधिवेशन हुआ कानपुर में, तो एक कानपुर में अचानक एक पंडित ऊग पड़ा और उसकी तंजीम का, उसके संगठन का नाम था मैं हूं दुर्गेश मणि त्रिपाठी। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे वो। मैं हूं ब्राह्मण महासभा। ऐसे भले ब्राह्मण सभी तरफ फैलने चाहिए, हमारा विरोध होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपोजिशन चाहिए भाई। ऐसे भले ब्राह्मण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसने विरोध किया।
उसकी कंप्लेंट को आधार बनाकर पुलिस वाले ने छावनी में तब्दील किया, हमारे अधिवेशन को 144 धारा लगाई। फिर हमको मैसेज मिला कि अरे हरियाणा में रोका, कानपुर में रोका, अब इनका प्लान सत्ता का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं नाजायज लोग। तो हमने तारीख डिक्लेयर की 6 अक्टूबर 2022, चलो नागपुर। 1 लाख लोगों को केवल बुलाया। भारत सरकार ने 183 रेलवे बंद की, उत्तर भारत से नागपुर की तरफ जाने वाली रेलवे बंद की। इसके बावजूद 4.5 लाख लोग नागपुर में दाखिल हुए और आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए। तब जाकर मोहन भागवत की बोली जो है वो तोतली हो गई, यानी वो जो जैसा बोल रहा था अब उसकी भाषा में बदलाव आ गया। भाषा में बदलाव कैसे आया? जाति पंडितों ने बनाई है। अरे कैसे बोल रहे हो? पहले तो समर्थन करते थे, अब विरोध कर रहे हो। कहा कि प्रायश्चित लोग, साथियों देश का सत्यानाश करने वाले लोग जो है ये भारतीय नहीं है। 3.5% लोग भारतीय नहीं है। ये बात 2001 के डीएनए रिपोर्ट ने और हरियाणा के राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ये भारतीय लोग नहीं है, विदेशी है। कुछ ब्राह्मणों को बुरा लगता है, अरे अंग्रेज विदेशी है ऐसा कहकर तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो लोगों ने गांधी जी को सर पर लिया। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों को विदेशी कहा वो गलत नहीं थे, तो डीएनए के आधार पर सिद्ध हुए ब्राह्मण लोग विदेशी है, इस आधार पर कहते। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, ओबीसी के युवा क्रांतिकारों का मर्डर कर दिया जाता है। हाथरस की हमारी बेटी का क्या हाल किया, मैं वहां गया, हमको मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। जो धाराएं कठोर धारा लगाई थी कोर्ट ने वो भी हटा दी और एक को छोड़कर बाकी को क्लीन चिट दिया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और इस गुंडा राज को चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का मामला है। आरएसएस बीजेपी के लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या प्रचार कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 में गुजरात का ब्राह्मण, टंकारा नामक गांव, सौराष्ट्र का ब्राह्मण बॉम्बे गया। बॉम्बे जाकर हिंदू समाज संगठन नहीं बनाया, संगठन का नाम रखा आर्य समाज। आर्य समाज की किताब लिखी, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पृष्ठ संख्या 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू आक्रांता मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का पर्शियन भाषा में अर्थ होता है हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी दुष्ट, नीच, कपटी, गुलाम। 1874 तक ब्राह्मण को हिंदू शब्द से परहेज था। 1950 के बाद ब्राह्मणों के पास वोट नहीं था, इसलिए हिंदू मुसलमान खेल किया, वोटों को ध्रुवीकरण किया। अभी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वर्तमान बीजेपी सरकार जो उन्होंने कानून बनाया था लागू नहीं कर पाई। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आदिवासियों को जबरन हिंदू करने का काम है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी को जबरन हिंदू बनाने का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 1948 में संविधान सभा का सेशन चल रहा था। एक पंडित ने बाबा साहब अंबेडकर को छेड़ा और कहा कि आप कॉमन सिविल कोड कब बनाने वाले हो? एक व्यक्ति ने पार्लियामेंट में, संविधान सभा में आवाज उठाई कि अंबेडकर आप संविधान तो बना रहे हो,
मगर कॉमन सिविल कोड कब बनाने वाले हो? तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भाषण में कहा, क्या कहा? कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान समाज भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से वह एक पागल ही सरकार होगी जो ऐसा करेगी। पागलपन चल रहा है। संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने पागल सरकार होगी जो किसी को टारगेट करके ये कहा जाए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, तुम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, तुम लोग पागल हो चुके हो। कॉमन सिविल कोड भारत का संविधान लागू होते ही लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा केवल शादी रचने की पद्धति और मृत्यु की पद्धति ये हर धर्म को दिया हुआ अधिकार है, बाकी सारे अधिकार आईपीसी के अधीन है। मर्डर करेगा समान धारा, चोरी करेगा समान धारा, रेप करेगा समान धारा। ये आईपीसी कॉमन सिविल कोड है। केवल शादी करने का अधिकार और मृत्यु के बाद कैसी मौत का विधि होना चाहिए, इतना ही अधिकार अलग अलग धर्मों को दिया है। इसलिए साथियों, इस देश में हिंदू नहीं है, इस देश में कोई हिंदू नहीं है। इस देश में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज को 6,500 जातियों में टुकड़ों में बांटा है। अरे इतनी गंदगी पैदा कर रहे हो, कॉमन कैसे होगा? पहले अपनी गंदगी तो साफ करो। वो साफ करने वाले नहीं है क्योंकि उनका डीएनए भारतीय नहीं है। इसलिए साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये जन आंदोलन की तैयारी है। इस जन आंदोलन की तैयारी में आपको तैयारी में लग रहा होगा। और कानपुर में जितने गांव है उन गांव में ईवीएम भंडाफोड़ मीटिंगें लेकर लोगों को तैयार करना होगा। मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 2024 में ईवीएम फोड़ना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक बंदे ने वहां के लोकल चुनाव में जब चुनाव चल रहा था, उसने ईवीएम मशीन उठाया, पटका के फोड़ दिया। फिर उसका एफआईआर हुआ और सेशन कोर्ट में उसको खड़ा किया और जज साहब ने कहा, तुमने कितना भयंकर गुनाह किया, पता है? तुम्हें गुनाह मान्य है? उसने कहा मुझे गुनाह मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गलत किया ही नहीं है। तुमने ईवीएम फोड़ा? हाँ मैंने फोड़ा है। किसने कहा तुमको ईवीएम फोड़ने के लिए? उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईवीएम मशीन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, ऐसा कहा है। और ये वीवीपीएटी लगाए बगैर चुनाव कर रहे, तो मैं कैसा सहन करूंगा? उसने कहा ये किसने कहा? वामन मेश्राम ने कहा। किसने कहा? वामन मेश्राम ने कहा। तुमने वो जजमेंट पढ़ा है? उसने कहा मैं जजमेंट, मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है, मैं केवल सुनता हूँ, कभी कभार कार्यक्रम में जाता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ, मुझे पता चल गया ईवीएम ये ब्रह्म घोटाला है, इसलिए मैंने ईवीएम मशीन फोड़ा है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जज ने कहा दिखाओ। जज ने पढ़ लिया, ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, पैरा नंबर 29। जज ने कहा तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। मुझे अगर तुम्हारे खिलाफ फैसला देना है तो मुझे पहले सुप्रीम कोर्ट को गलत कहना होगा, और मेरी उतनी औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट को गलत कहने की। साथियों, ईवीएम मशीन हमारे देश का सत्यानाश कर रही है। हिंदुत्व क्या है? ब्राह्मणत्व है। हिंदुत्व क्या है? अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का इस देश पर नियंत्रण करने का राष्ट्रद्रोही कृत्य है। यहाँ उत्तर, एक आखिरी बात बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूं। 2006 में नांदेड़ में बम ब्लास्ट करते हुए आरएसएस के लोग पकड़े गए। नांदेड़ में घर में बम ब्लास्ट हुआ था तो पकड़े गए। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया, उसका फोन टैपिंग किया, और वो बातें एटीएस के जो करकरे थे उन्होंने चार्जशीट के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया है। आज वो आतंकवादी बाहर है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो जानकारी ये है कि आतंकवादी अब बाहर ही नहीं आए हैं,
देश के अंतर्गत सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। पुणे का एक ब्राह्मण है, आरएसएस का, डॉक्टर कुरुलकर, वो पेशे से साइंटिस्ट है, आरएसएस का वर्कर है और उसने पाकिस्तान को जानकारी भेज दी है, अभी वो जेल में है। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोग 21 जगह बम ब्लास्ट किए, डॉक्टर कुरुलकर को एटीएस ने पकड़ा हुआ है और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद की मीटिंग में गुप्त रूप में कहा, वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। पब्लिकली कह रहे हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र, और निजी मीटिंग में कह रहे हैं भारत ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए संविधान के खिलाफ काम करना होगा, भारतीय लोगों के खिलाफ काम करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। और बीजेपी के लोग कोई दूध के धुले लोग नहीं है, इनका भी आतंकवादी कार्य में सहभाग है। इसके रिकॉर्ड एटीएस प्रमुख करकरे साहब ने सबमिट किया है। इसलिए अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का अब ज्यादा चलने वाला नहीं। इस बात को आप लोग गांव गांव में फैलाओ और इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, ये हमारा पवित्र आंदोलन है। इस देश को, संविधान को बचाना, इस देश की प्रजा को बचाना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे कि योगी सरकार राशन बांटा, बाद में वापस लिया, ऐसी खबरें आई। मैं कहना चाहता हूं भारत के संविधान में हमको वोट देने का अधिकार दिया। ये राशन बांट रहे हैं, हर साल दिसंबर महीने में रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, भारत गरीबी में और भूखमरी में पहला होता है। इन लोगों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ये राशन के नाम पर नाटक कर रहे हैं। छेदी खोटे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, छेदी खोटे बाबा साहब का सच्चा बच्चा है जो इस मिशन के लिए जी जान से काम कर रहा है। आप लोग इनको साथ सहयोग दो। मैं सभी लोगों को यही मैसेज देकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मेरे पीछे नारा लगाओ, बोल 85, बोल 85। धन्यवाद।